नए माली साल का बजट आ गया है, इस पर आपकी क्या राय है? इसको किस तरह देखते हैं? तो लिहाजा जो विदहोल्डिंग टैक्स जो है वो हर साल किसी ना किसी मद के अंदर वो बढ़ता जा रहा है। और जो एसएमईज़ हैं उसका भी हालात इतने कोई अच्छे नहीं हैं जो मैन्युफैक्चरिंग के हैं। अच्छी बात नहीं है, एक हरासमेंट का कल्चर आप क्रिएट कर रहे हैं कि जी आप जिस वक्त मर्जी चाहें, जिसका डॉक्यूमेंट चाहें आप उठा के ले जाएं। अगर आपने सोलर लगाया था, सोलर लगाने के ऊपर भी आपने 18% प्लेटों के ऊपर लगा दिया, और अब आपने जो है वो जो पेट्रोल की लवाई थी उसको भी आपने 2.5% इंक्रीज़ कर दिया। तो मुझे ये बताएं कि इंडस्ट्री किस तरह चलेगी। मुझे गवर्नमेंट से ये बता दें कि वो आप किस तरह इसको आगे किस तरह चलाएंगे। वो आपको इसको काफ़ी हद तक जो है ना, इसको कम से कम ये 2-3 जो एसओसीज़ हैं आपकी वो चला देंगे, ताकि आपका जो जो पैसा जो बाहर जा रहा है वो पैसा किसी भी सूरत में आपका अंदर आए। देखिए चाइना क्या कर रहा है, बांग्लादेश क्या कर रहा है। क्या बांग्लादेश के पास धागा है? बांग्लादेश भी धागा इंपोर्ट करता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अब्दुल हनान चौधरी, बीएनएन डिजिटल पीडिया टीवी से। नए माली साल का वफाकी बजट आ चुका है। पाकिस्तान में अब सूबाई सतह पर बजट की तैयारियां सूबों की हुकूमत कर रही है। हम इस वक्त लाहौर में मौजूद हैं। लाहौर में ब्रांडथ रोड जो एशिया का, पाकिस्तान का, पंजाब का एक अहम तरीन कारोबारी मरकज़ है, वहाँ मौजूद हैं। और ब्रांडथ रोड की एक अहम तरीन ताजर लीडर हमारे साथ मौजूद हैं, शेख सज्जाद अफजल साहब, जो साबिक़ ईसी मेंबर लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स है, नहायत आला तालीम याफ्ता हैं, पाकिस्तान के मुआशी इक़्तिसादी सनती अमूर को बड़े बेहतर तरीके से समझते हैं और बड़े बेहतर तरीके से एक्सप्लेन करते हैं। आज शेख साहब से हम जानने की कोशिश करेंगे कि नए माली साल के बजट पर उनकी क्या राय है और उसको किस तरह देखते हैं। चैम्बर ऑफ कॉमर्स की सियासत है, ब्रांडथ रोड के इशूज़ हैं, इन तमाम मौज़ूआत पर बातचीत करने की कोशिश करेंगे। शेख साहब, वक्त देने का बेहद शुक्रिया। नए माली साल का बजट आ गया है, इस पर आपकी क्या राय है? इसको किस तरह देखते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस तरह है ये, कोई इतना ख़ास कोई इसमें चेंज तो नहीं है। ये एज़ जिस तरह प्रीवियस बजट्स जो आ रहे हैं ऑलरेडी जो गवर्नमेंट दे रही है, सॉर्ट ऑफ ये उसी के साथ ही है। ऐसे ही है जिस तरह देखें 17.5 ट्रिलियन का ये बजट है, और उसमें जो मोटी सी बात है वो को 50% तो तकरीबन वो बैड डेट्स, सॉरी जो डेट्स हैं उसमें चला जाता है, इंटरेस्ट जो पेमेंट्स हैं। तो पीछे जो हमारी जो सिक्योरिटी है उसका भी बहुत वो भी इम्पोर्टेंट है। ज़ाहिर है वो करीबन उनका भी 2.5 से 3 20% उनका भी इंक्रीज़ इस बार हुआ है, तो 2.5 से 3 ट्रिलियन का वो चला गया। और पीछे फिर जो हमारी जो पेंशन्स वगैरह हैं, तो ये मिला के बीच में जो हमारे पीछे रह जाता है मामला वो सिर्फ कुछ 4-5 ट्रिलियन रह जाता है। तो जो एफबीआर का हदफ इन्होंने दिया हुआ करीबन वो 14 ट्रिलियन का दिया हुआ है, और 14 ट्रिलियन के अंदर इसके साथ जो बैंकिंग और नॉन बैंकिंग जो है वो करीबन 6 ट्रिलियन है। अब ये सारी चीज़ें आप जब करते हैं तो आपके पास रिसोर्सेज यानी जो है वो 14 ट्रिलियन आप देखें कि आप सिर्फ उन लोगों से ले रहे हैं जो ऑलरेडी टैक्स नेट में हैं। तो गवर्नमेंट सबसे पहले तो हम बहुत अरसे से एक बात कर रहे हैं कि गवर्नमेंट टैक्स नेट की बेस को बढ़ाए, और अगर इसको हम सीरियस नहीं लेंगे तो ये फिर जो उसके साथ जो 25-30% लोग हैं, सिर्फ उन्हीं के ऊपर प्रेशर डालना और उन्हीं के ऊपर से विदहोल्डिंग टैक्सेस को आप हर साल बढ़ा दें, तो ज़ाहिर है वो कितना लोड जो है ना वो बर्दाश्त कर सकेंगे। तो लिहाजा जो विदहोल्डिंग टैक्स जो है वो हर साल किसी ना किसी मद के अंदर वो बढ़ता जा रहा है, और ये वैल्यू पीछे नीचे आ गई थी, लेकिन अब ये फिर वैल्यू जो है ये करीबन 70% को भी क्रॉस कर गई है। तो अब इसमें ये है कि देखें सबसे पहले तो मामलात जो हैं, जो टैक्स नेट है, मेरी सबसे पहले गुजारिश तो यही है कि कुछ भी करें इसको टैक्स नेट को बढ़ाएं। आज इसका फ़ायदा क्या होगा? फ़ायदा इसका देखें ये होगा कि आपके पास ना सेक्टर्स आएंगे सारे, और वो जो सेक्टर्स आपके पास बनेंगे उस सेक्टर के ऊपर फिर आप अलग से पॉलिसीज़ बना सकते हैं। आपको ये पता चलेगा कि सर्विस सेक्टर हमारे पास ये है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ये है, और ये हमारा ट्रेड सेक्टर है। जो चीज़ यहाँ पर नहीं बन रही वो ज़ाहिर है फिर उसके ऊपर आगे थर्ड स्टेप जो हमारा होता है वो टैरिफ्स क्या होता है। तो टैरिफ्स हम उसके बाद डिसाइड करते हैं। जब आपके पास कोई डेटाबेस बन जाएगा तो फिर हम टैरिफ स्ट्रक्चर को डिसाइड करेंगे
कि हमें यहाँ पर ड्यूटीज़ कितनी कम करनी है। मसलन अगर अभी गवर्नमेंट कहती है जी हम फ्लैटली उसको जो है ना हम 15% से ऊपर नहीं जाने देंगे, तो जो आरडीज़ लगी हुई हैं जिसकी वजह से जो एसएमईज़ प्रोटेक्टेड हैं या जो लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ जो ऑलरेडी नेगेटिव के अंदर जा रही है, और जो एसएमईज़ हैं उसका भी हालात इतने को अच्छे नहीं हैं जो मैन्युफैक्चरिंग के हैं, तो अगर ये आप आरडीज़ को आज करें या इन द लॉन्ग टर्म 2-3 सालों में करेंगे तो इंडस्ट्री की तरफ कौन जाएगा, और फिर आप वहाँ से पैसे किस तरह कलेक्ट करेंगे, क्योंकि इस वक्त इंडस्ट्री जो है वो तकरीबन आपको ऑलमोस्ट लाइक 50% से कोई ऊपर जो है ना वो आपका टैक्स नेट्स का ज़रिया है। तो हमें जो है ना वो सबसे पहले हमें अपनी बेस के ऊपर तवज्जो देनी पड़ेगी, क्योंकि देखिए आप एक कारोबार शुरू करते हैं तो कारोबार में जब तक आपको ये नहीं पता कि आपके पास स्टॉक क्या मौजूद है, आपके पास रिसोर्सेज क्या मौजूद हैं, बजटरी मेजर्स नहीं बन सकते। तो जब तक आपको ये नहीं पता होगा कि हमारे इस मुल्क के अंदर ट्रेड और इंडस्ट्री और सर्विस सेक्टर के अंदर हम क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते, तो उस वक्त तक हम मामलात को हल नहीं कर सकते। अब आ जाएं, देखें इसमें और बहुत सी प्रॉब्लम्स हैं। जिस तरह देखें आप कुछ ऐसी पावर्स देने जा रहे हैं जो कि बहुत एक अच्छी बात नहीं है, एक हरासमेंट का कल्चर आप क्रिएट कर रहे हैं कि जी आप जिस वक्त मर्ज़ी चाहें जिसका डॉक्यूमेंट चाहें आप उठा के ले जाएं, वो एक बड़ा हरासमेंट का कल्चर है। तो देखें आपने यानी देखें टैक्स नेट को बढ़ाना है, टैक्स नेट को बढ़ा के आपने जो जिस तरह सेल्स टैक्स की वैल्यूज़ थी जो हमने आपको बोला हुआ है, या जिस तरह इनकम टैक्स की वैल्यू, ये टैक्स को आप थोड़ा नीचे लेके आएँ, इनकी वैल्यूज़ को नीचे लेके आएँ। तो ये 18% सेल्स टैक्स आपने लगा तो दिया हर टैक्स के ऊपर। जिस तरह आप ऑनलाइन लोग बिज़नेस कर रहे थे तो उसके अंदर ये ठीक है, ये स्टेप्स तो आपने लगा दिया 18%। अब वो जो 18% जो देगा वो पीछे से 18% लेगा कहाँ से? मसलन इसके ऊपर ज़्यादातर तो फूड आइटम्स का काम कर रहे हैं लोग। अब फूड आइटम के मुझे ये बताएं कि जो आटा, दाल, चीनी वगैरह, इसकी सेल टैक्स की रिसीटें कहाँ से मिलेंगी उनको? तो वो बात तो वही है कि वो उसने अपना 18% कॉस्ट जो है ना वो ऊपर उसने देनी है। तो हाँ, अगर मार्जिनस प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट वेरी करता है। जिस तरह मैं स्टील का काम करता हूँ तो इसके अंदर हमें चाइना का एक अरसे से मुकाबला है, और मैं मैन्युफैक्चरिंग में भी हूँ मतलब, और इतना ज़्यादा मुकाबला है कि ज़ाहिर है देखें जब तक इसके अंदर टैरिफ स्ट्रक्चर्स जो है ना वो नहीं खड़े होंगे, इंडस्ट्री नहीं चल सकती। ये मैं आपको ना लिख के दे देता हूँ, किसी को भी लिख के दे देता हूँ, इंडस्ट्री नहीं चल सकती। तो ज़ाहिर है या तो फिर कॉस्ट ऑफ डूइंग बिज़नेस को कम किया जाए। अगर आपने सोलर लगाया था, सोलर लगाने के ऊपर भी आपने 18% प्लेटों के ऊपर लगा दिया, और अब आपने जो है वो जो पेट्रोल की लवाई थी उसको भी आपने 2.5% इंक्रीज़ कर दिया। अब आपका वो जो उसरा जो आप पेट्रोल वगैरह कर रहे थे, पहले आप 60 रुपीज़ लिवाई कर रहे थे, अब आपने 100 रुपीज़ का टारगेट कर लिया। तो देखें आपने खान को कहीं ना कहीं से पकड़ लिया उसको। तो जब आप पेट्रोलियम में भी बढ़ा दिया, आपने सोलर के ऊपर भी बढ़ा दिया, तो आप कहें कि जी कॉस्ट ऑफ डूइंग बिज़नेस नीचे आ जाएगा, यहाँ से आप टैरिफ्स को भी डाउन कर देंगे, तो मुझे ये बताएं कि इंडस्ट्री किस तरह चलेगी। मुझे गवर्नमेंट से ये बता दें कि वो आप किस तरह इसको आगे किस तरह चलाएंगे। तो ये पहले बिज़नेस चल रहा था, मुमकिन है अब देखें अल्लाह करे कोई और मुआवजा हो जाए तो अल्लाह ताला बेहतर करे, चल जाए। तो बाकी देखें अच्छी बातें तो उसमें भी हैं कि रियल स्टेट के अंदर जो है गवर्नमेंट ने इसको जो FED को है वो उसको कम किया। अब FED कम किया, लेकिन देखें अगर जो रियल स्टेट के साथ मुंसलिक करीबन को 70 इंडस्ट्रीज़ हैं, अब वो 70 इंडस्ट्रीज़ डेफिनेटली चलेंगी, लेकिन अगर 70 इंडस्ट्रीज़ को अगर उनकी कॉस्ट ऑफ डूइंग बिज़नेस ज़्यादा होगी तो फिर वो किस तरह चलेंगी, बेचेंगे कहाँ पे जाके? आपने यानी वहाँ पे तो रिलीफ दे दी, कंस्ट्रक्शन सेक्टर इम्प्रूव होगा, बढ़ेगा इंशाल्लाह, लेकिन फिर उसके जो जहाँ से उसने लेना है वो अगर उसको महंगा पड़ेगा तो उसकी कॉस्ट तो वहीं पे आ जाएगी ना। सो लिहाजा ये एक हमें इसको क्यूमुलेटिवली इसको हमें चेक करना है, हमें स्टडी करना है, हमें सिस्टम को, पूरे सिस्टम को देखना है। लेकिन सिस्टम पूरा तब देख सकते हैं जब हमारे पास बेस का डाटा होगा, हमें पता होगा कि ये चीज़ हमारी यहाँ पे बनती है, ये इतनी कैपेसिटी में बनती है, अब इसको हमने प्रोटेक्ट इस चीज़ से करना है। और देखें आज से हम
करीबन को 15-20 साल जब मेरा उधर यूएस में जाना हुआ था तो उधर चाइना जो था, चाइनीज़ गवर्नमेंट जो थी उसने स्टील की वहाँ पे हब्स ख़रीदे थे, जो इंडस्ट्रीज़ थी वो ख़रीदी थी और वो चाइना लेके आए थे। उन्होंने स्टील को वहाँ से डंप किया था और वो उससे ये हुआ था कि उनकी स्टील की प्राइसेस जो थी वो नीचे ले आए थे। मशीनरी उन्होंने ख़रीदी थी। तो हम क्यों नहीं कर सकते कि जैसे देखें हम कितना पैसा उठा के स्टील मिल को दे रहे हैं और बंद स्टील मिल को हम तनख्वाहें दे रहे हैं, तो क्या हम उसको रशियंस की मदद से या चाइनीज़ की मदद से या हम खुद लोग जो हैं उसको कहीं देखें। जो स्टील मिल लगी है हमारी, वो दैट इज़ वन ऑफ द फाइनेस्ट प्लेस इन द वर्ल्ड, जो पानी के ऊपर लगी हुई है। और ऐसी ये जो स्टील मिलें लगी होती हैं ये बड़ी रेयर होती हैं और उसको आप अगर चलाएं तो आपका मेरा ख्याल है बिलियंस ऑफ डॉलर्स आप सेव कर सकते हैं, जो आप रॉ मटेरियल की सूरत में आप इधर लेके आ रहे हैं। लेकिन उसके लिए ज़ाहिर है फिर देखें आपको लोकल स्टेक होल्डर्स और फिर फ़ॉरेन को स्टेक होल्डर्स, अब लोकल स्टेक होल्डर्स ही कर लें, वो आपको इसको काफ़ी हद तक जो है ना, इसको कम से कम ये 2-3 जो SOCs हैं आपकी वो चला देंगे, ताकि आपका जो पैसा जो बाहर जा रहा है वो पैसा किसी भी सूरत में आपका अंदर आए। तो यही है इस मेरा ख्याल है एक आपको इससे एक अंदाज़ा तो हो गया है चीज़ का कि हमें देखें जिस तरह अब इन्होंने FBR ने विद होल्डिंग्स का जो है वो अब ज़ाहिर है जो टैक्स पेयर है उसके ऊपर लगा दिया। अब उसके अंदर H1 और J एनेक्स्चर्स वगैरह ऐसा जो है ना वो लगा दिए हैं आपके ऊपर। अब वो ज़ाहिर है हमें भी देखें जी वो सारा मेंटेन करना पड़ता है, लेकिन हमने आगे जो है हम पीछे भी आगे रॉ मटेरियल जहाँ से लेते हैं हम उनसे भी मुंसलिक हैं। तो इस तरह ही यानी जो टैक्स नेट के अंदर लोग हैं वो बहुत कम हैं। तो जब कम हैं उनकी प्राइसेस ज़्यादा हो जाती हैं। जब हम ज़्यादा प्राइस का मटेरियल ख़रीदते हैं तो चाइना बीच में आ जाता है, वो चाइना जो है उसकी प्राइस कम होती है। तो ये सारे फैक्टर्स ऐसे हैं कि जो इंडस्ट्री को मुझे नज़र नहीं आ रहा इंडस्ट्री को कि किस तरह इंडस्ट्री को आगे चलाया जाए। ठीक है, ये इंपोर्ट ओरिएंटेड मुल्क है, हम एक इंपोर्ट की पॉलिसी बनाएं, ठीक है हम इंपोर्ट के ऊपर लगाएं, लेकिन हम इंपोर्ट के अंदर क्या करेंगे फिर? खाली यानी जो है ना वो तो फिर सब्ज़ियाँ और दाल चना ही बेचेंगे ना, या यहाँ पे जो हमारे पास एक लगा हम उठा के वही अपने रिसोर्सेज को बाहर एक्सपोर्ट कर देंगे, यही कर सकते हैं। लेकिन हमारे जो बाकी पोटेंशियल्स हैं, जिस तरह हमारा बलूचिस्तान है, हमारा KPK है, इतना मिनरल्स एंड रिसोर्सेज हैं वहाँ पे, एक मिनरल इतना महंगा है। अब वो हमारा मिनरल जो है ना उसके ऊपर हमने कभी R&D की ही नहीं। हम R&D करें तो हम उसी के अंदर वैल्यू एडिशन लेके आ सकते हैं। उस वैल्यू एडिशन को जब हम एक्सपोर्ट करेंगे तो डेफिनेटली हमारा जो देखें चाइना क्या कर रहा है, बांग्लादेश क्या कर रहा है, क्या बांग्लादेश के पास धागा है? बांग्लादेश भी धागा इंपोर्ट करता है। चाइना क्या कर रहा है? चाइना यहाँ से कॉपर को रॉ लेके जाता है और उसको आगे फिर उसको मटेरियल्स में कन्वर्ट करता है और फिर आगे वही उसके अंदर से वो ट्यूबिंग्स बनाता है या और किस्म की ऐसी चीज़ें बनाता है और वो इस मुल्क में भेजता है। तो ये जो है यही हैं चीज़ें, वैल्यू एडिशन करके ही लोग जो है ना सरप्लस करते हैं। इंडोनेशिया को देख लें, उन्होंने पाम ऑयल को इतना बेहतर कर दिया है कि वो उनका डॉलर कैश क्रॉप है, वो उनकी कैश क्रॉप है और वो उससे इतने पैसे कमा रहे हैं। हमारी कैश क्रॉप जो थी, जिस तरह हम देखें कॉटन के अंदर हम बड़े वन ऑफ द फाइनेस्ट कॉटन जो थी वो पाकिस्तान में बनती थी। आज हम वही चीज़ अमेरिका से मंगवा रहे हैं, वही चीज़ हम बाहर से यानी जो है ना सेंट्रल एशियन स्टेट से मंगवा रहे हैं। पाकिस्तान यानी जो कॉटन के अंदर यानी एक ज़माने के अंदर 7 फोल्ड जो है वो जो गोरा जो था यहाँ से वो बनाता था, कॉटन पैदा करता था और वो मैनचेस्टर भेजता था। तो आज वो कॉटन हम क्यों नहीं लगा सकते? क्यों नहीं हम ऐसे एग्रीकल्चर में ऐसी अब इतनी जदीद टेक्नोलॉजी आ गई है कि हम उस तरफ ये सारी चीज़ें तो जो है ना R&D के साथ हैं। ये सारी चीज़ें इंस्टीट्यूशनल जो होती है ना, इंस्टीट्यूशन सब जब ज़िंदा हो ना फिर उसके साथ ये सारी चीज़ें होती हैं। अदरवाइज़ ये चीज़ें जो है ना इस मुल्क का अल्लाह ताला इस मुल्क पे आसानी करे, यही हम कह सकते हैं। शेख साहब, अब जो जितनी आपने ये तजावीज़ दी हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट की आपने बात की है, मुल्क के अंदरूनी रिसोर्सेज की बात की है, ये तमाम तर जो तजावीज़ हैं ये पाकिस्तान का लाहौर का जो लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एक प्लेटफार्म है पाकिस्तान के बिज़नेस इंडस्ट्रियल सेक्टर का, यही पुल का किरदार अदा कर सकता है
जो हुकूमत तक ये तमाम तजावीज़ पहुँचा सकता है। चैम्बर ऑफ कॉमर्स में मनसब सदारत की तब्दीली आने वाली है। फ़हीमुर सहगल साहब लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स की सदारत संभालने वाले हैं। ज़रा वो बताएं कि कब तक वो मनसब सदारत पर फायज़ होंगे और उनके आने के बाद क्या बेहतरी आएगी। देखिए जी, चैम्बर जो है उसका काम है वो दैट इज़ ए ब्रिज। वो गवर्नमेंट और स्टेक होल्डर्स के दरमियान एक ब्रिज है, और चैम्बर अपना किरदार जो है ना पहले भी अदा करता था, आज भी अदा करता आ रहा है। अभी भी जो सदर साहब बैठे हैं उन्होंने पॉलिसीज़ बना के भेजी हैं, और वहाँ पर करीबन देखें कोई 200 से 250 300 कमेटीज़ हैं, जिसके अंदर करीबन को 60-70 सेक्टर काम कर रहे हैं। सेक्टर वाइज उन्होंने जो है वो जिन्होंने भी उनको अपने मामलात आगे दिए हैं, उन्होंने आगे उसकी जो है उसको बना के उन्होंने भेजा है। अब मामला ये है कि पॉलिसीज़ तो इस मुल्क में बहुत सारी बनती हैं, देखिए यहाँ पे भी बन रही हैं, फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान ने भी दी हुई हैं। इस तरह बाकी जो लाहौर के अंदर जो पूरे मुल्क के अंदर कोई करीबन 68 चैम्बर्स हैं, एसोसिएशंस हैं, पॉलिसीज़ तो सबकी जाती हैं। अब पॉलिसीज़ को जो है ना रीड करना और फिर उसमें से चीज़ें, उसमें से डाटा वगैरह निकालना, उसमें से यानी आपने सारा जो है ना अपना यानी एक रिज़ल्ट निकालना होता है। वो पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट तो अब गवर्नमेंट ने करना है ना। सो लिहाजा जो चैम्बर का काम था वो उसने कर दिया। अब आगे इम्प्लीमेंटेशन का काम या उसको मॉडिफाई करना, किस तरीके से लेके आना है, वो अब गवर्नमेंट ने करना है, पहली बात। दूसरी बात ये है कि चैम्बर का आपको पता है कि 2 साल के बाद जो अब एक सिस्टम हो गया, तो लेट्स सी आगे क्या चेंजेस आते हैं। हो सकता है फ़हीम सहगल साहब इज़ ए वेरी वाइब्रेंट पर्सन, इसमें कोई शक वाली बात नहीं, बड़ा दूर का सोचने वाले। हमारे ये सदर साहब भी बहुत दूरअंदेश जो हैं साहब हैं, और फ़हीम सहगल साहब भी बहुत दूरअंदेश हैं, और ज़ाहिर है उनके अंदर भी बहुत अच्छी क्वालिटीज़ हैं। उन्होंने आगे प्याफ को हेड किया हुआ है, अभी एक और आजकल गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है उसको भी हेड कर रहे हैं। तो मुझे बड़ी उम्मीद है इंशाल्लाह कि हमारे आने वाले भी जो हैं वो अल्लाह ताला करे फजल करम से इंशाल्लाह, जिस तरह अभी चैम्बर को अबूदर शाह साहब ने हैंडल कर रहे हैं, फ़हीम साहब भी बहुत अच्छा हैंडल करेंगे। तो हमारे नेक काविशें हैं, हमारी नेक दुआएं हैं, तमन्नाएं हैं उनके साथ, हम उनके साथ हैं इंशाल्लाह कि वो अल्लाह ताला उनको भी कामयाबी से आगे उनको भी कामयाब करे इस काम में। थैंक यू। साबिक़ इसी मेंबर लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स शेख सज्जाद अफजल साहब ने बड़ी ही तफसील के साथ और बड़े ही प्रैक्टिकल आम फहम तरीके से पाकिस्तान की मईशत की बेहतरी का एक फार्मूला दिया है। पाकिस्तान के जो हमारी हुकूमत है और हमारे जो मईशत को मुआशी पॉलिसीज़ बनाने वाले लोग हैं, वो स्टेक होल्डर्स की बिज़नेस, इंडस्ट्रियल सेक्टर और प्रैक्टिकल जो बिज़नेस से इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोग हैं, शेख सज्जाद अफजल साहब जैसी प्रैक्टिकल सोच रखते हैं। इन तजावीज़ को हुकूमत देखे, हमारी मुआशी पॉलिसीज़ में ऐसी तजावीज़ लाई जाएँ जिससे हम पाकिस्तान के जो अंदरूनी रिसोर्सेज हैं उनको इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तान को तरक्की की बुलंदियों तक लेके जा सकें। इसी तरह शेख साहब ने लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के आने वाले सदर फ़हीमुर सहगल साहब के लिए कहा कि वो ही इज़ वाइब्रेंट पर्सन, वो बहुत बेहतर सोच रखते हैं, और जिस तरह मौजूदा सदर काम कर रहे हैं इसी तरह फ़हीमुर सहगल साहब भी प्रेसिडेंट लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स बन के इसी लेगेसी को आगे बढ़ाएंगे। अब्दुल हनान चौधरी को दीजिए इजाज़त, आपसे होगी फिर मुलाकात। अल्लाह निगहबान।